जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के लिए डीएसी ने अप्रूव किया निर्भय मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन। फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक रूप से साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन आर्मी ने साइन किया 130 टैथर ड्रोन्स को खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट। 8 वर्षों में HAL डिलीवर करेगी इंडियन एयरफोर्स को 183 तेजस मार्क 1 फाइटर्स। विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद अब पूरी दुनिया की नजर प्रज्ञान रोवर पर। कल 24 अगस्त को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए 7,800 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में शामिल है इंडियन एयरफोर्स के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL से लिए जाएंगे और हेलीकॉप्टर की सर्वाइवेबिलिटी को और भी बेहतरीन करेंगे। इसके अलावा डीएसी ने इंडियन आर्मी के लिए ग्राउंड बेस्ड ऑटोनॉमस सिस्टम 7.62 × 51 mm की लाइट मशीन गन और ब्रिज लेइंग टैंक तो इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें से जो ग्राउंड बेस्ड ऑटोनॉमस सिस्टम है तो वो आर्मी की मैकेनाइज इन्फेंट्री और आर्मर्ड रेजिमेंट के लिए खास तौर पर लिए जाएंगे और जो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस जैसे कि अनमैन्ड सर्विलियंस, एम्यूनिशन की लॉजिस्टिक डिलीवरी, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और बैटलफील्ड में कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, तो इस तरह के अलग अलग ऑपरेशंस में ये मददगार साबित होंगे। इसी तरह से जो ब्रिज लेइंग टैंक है तो इनकी इंडक्शन से आर्मी की जो मैकेनाइज फोर्सेस हैं तो उनकी मूवमेंट और भी तेज की जा सकेगी ताकि वो कम से कम समय पर तैनात किए जा सकें। इसके अलावा प्रोजेक्ट शक्ति के तहत आर्मी के लिए लैपटॉप्स, टैबलेट्स तो इनकी खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई है और ये सारी चीज़ें भी केवल स्वदेशी वेंडर से ही सोर्स की जाएंगी। बाकी डीएसी ने इस प्रस्ताव में इंडियन नेवी के लिए MS-60R हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स के लिए हथियारों को खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। और जबकि Janes.com की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LR-LACM की खरीद वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। और बाकी आपको बता दें कि जो LR-LACM है तो असल में भारत की निर्भय मिसाइल का रिप्लेसमेंट है जिसे सभी तरह के लैंड, एयर और मरीन फॉर्मेशंस के लिए विकसित किया जा रहा है। और जो LR-LACM मिसाइल है तो इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स अगले साल के मध्य तक या अगले साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। और ये जो मिसाइल है लगभग 1500 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आ सकती है और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसमें स्वदेशी STFE इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा और आप इसे निर्भय मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं। बाकी आपको ये भी क्लियर कर दें कि अभी तक जितने भी प्रस्तावों के बारे में हमने बात करी है तो उस सभी की AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी गई है। और भारत के डिफेंस सेक्टर में खरीद प्रक्रिया के मामले में जो AON है वो 6ठा स्टेप है और इसके बाद भी अभी कई सारी चीज़ें हैं जिनको क्लियर करने के बाद ही फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे कि AON को अप्रूव करने के बाद फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाता है और जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं तो फिर वे अपने प्रोटोटाइप को विकसित करके डेमोस्ट्रेट करते हैं। उस प्रोटोटाइप के मल्टीपल ट्रायल्स चलते हैं और जो प्रोटोटाइप ट्रायल्स में सभी पैरामीटर्स को क्लियर करता है तो फिर उसके बाद जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इंडियन नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स की खरीद के लिए आज 25 अगस्त को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और इस पूरी परियोजना की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो है लगभग 19,000 करोड़ रुपीस। बाकी फ्लीट सपोर्ट शिप्स क्या होती हैं तो इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी पहले के अपडेट्स में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बताया था कि जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स होती हैं तो वो 20 समुद्र में नेवी के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए खास तौर पर बनाई जाती हैं जिनका काम होता है वॉरशिप्स के लिए जरूरी सप्लाईज जैसे कि फ्यूल, वाटर, एम्यूनिशन और ऐसी बाकी के स्टोर्स को डिलीवर करना ताकि उनके ऑपरेशंस लंबे समय तक कंटिन्यू रहें। और बाकी HSL के साथ जिन फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है तो वो 44,000 टन तक की होने वाली है और भारत की किसी भी शिपयार्ड द्वारा अभी तक बनाई गई ये अपनी तरह की पहली वेसल होगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज 25 अगस्त को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने की मौजूदगी में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 4 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण को शुरू करने के लिए इसकी कील लेइंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाएगी तो ये मीडियम रेंज की वेपन फिटेड सरफेस वेसल होगी जिसकी लेंथ होगी 51.43 मीटर्स और विड्थ होगी 8 मीटर्स। पावर देने के लिए इसमें 2 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 27 नॉट्स। रही बात डिस्प्लेसमेंट की तो वो रहेगा करीब 320 टन और ये रफ सी कंडीशंस में भी ऑपरेट करने में सक्षम होगी और इनका जो डिज़ाइन है वो GSL के ही इन हाउस डिज़ाइन पर आधारित रहेगा। इंडियन आर्मी ने अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को इनहेंस करने के उद्देश्य के साथ 130 टैथर ड्रोन्स और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें से जो ये टैथर ड्रोन सिस्टम्स हैं तो इनको खरीदने की प्रोसेस इसी साल जनवरी से शुरू कर दी गई थी और ये खरीद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत की गई है। और ये जो टैथर ड्रोन्स हैं ये सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज के साथ आर्मी की ओवरऑल सर्विलियंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने में मददगार साबित होंगे। और इन ड्रोन्स की खास बात ये भी है कि इन्हें सर्टेन ड्यूरेशन के लिए अनथ्रेड मोड में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके हर एक ड्रोन सिस्टम में कंबाइंड पेलोड के साथ 2 एरियल व्हीकल्स, एक मैन पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक टैथर स्टेशन
और एक रिमोट वीडियो टर्मिनल, ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। बाकी आसान शब्दों में कहा जाए तो ये टेथर ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जो कि किसी टेथर यानी कि किसी केबल के थ्रू ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट रहते हैं, और चूंकि ये केबल कनेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये जो डेटा कैप्चर करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, और ये फ्लाइट के दौरान टेक्निकल या फिर ह्यूमन एरर से होने वाले क्रैशेस को भी रिड्यूस करते हैं। और चूंकि ये केबल से कनेक्ट है तो उनको नेविगेट करने के लिए आपको जीपीएस की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है, यानी कि आप इन्हें जीपीएस डिनाइड एरिया में भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इनके द्वारा केबल के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है, और किसी वायरलेस सिग्नल के विपरीत इनमें दुश्मन द्वारा किसी भी तरह के इंटरफ्रेंस किए जाने की संभावना भी बेहद कम रहती है। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आरएफ सिग्नल्स की तरह इन्हें जैम नहीं किया जा सकता है। और बाकी इन सभी चीज़ों से आपको समझ में आ गया हो कि टेथर ड्रोन्स एक नॉर्मल ड्रोन के कंपैरिजन में कितने अलग होते हैं। बाकी इसके अलावा जो इंडियन आर्मी ने 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इस्तेमाल मैकेनाइज्ड फोर्सेस के ट्रूप्स को टैंक्स के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे द्वारा न्यू दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में एक नए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया है, और ये जो अत्याधुनिक फैसिलिटी है वो फुली ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ के साथ पेशेंट केयर को और इन्हेंस करेगी। और आर्मी चीफ ने इस फैसिलिटी को सोल्जर्स, वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स के वेलफेयर के लिए डेडिकेट किया। और वेलफेयर से याद आया, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी अपने स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव्स को किस तरह की स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उस पर एक वीडियो हमने आज अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर अपलोड करी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टॉप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनमें क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारत में आयोजित होने वाली G20 समिट को अटेंड करने के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आएंगे। और इस समिट में भाग लेने के लिए जिन लीडर्स की तरफ से कंफर्मेशन दिया गया तो उसमें शामिल है यूएस के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और इटालियन प्राइम मिनिस्टर। और रही बात रशिया की, तो रशिया के राष्ट्रपति या तो G20 समिट को वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं या फिर ब्रिक्स समिट की तरह रशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेज सकते हैं। बाकी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लास्ट टाइम जिस G20 समिट में इन पर्सन शामिल हुए थे तो वो समिट थी 2019 वाले, जो कि जापान में हुई थी। फिर उसके बाद 2020, 2021, तो इस दौरान जो समिट्स हुई तो इसमें भी रशिया के राष्ट्रपति ने इन्हें वर्चुअली अटेंड किया था। और अब भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट में जो रशिया के राष्ट्रपति के न आने की बात की जा रही है तो उसका प्रमुख कारण रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ही बताया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट है भारत और चीन को लेकर, जिसमें साउथ अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस दोनों देशों के लीडर्स ने LAC के अनरिजॉल्व इश्यूज पर बात करी, बॉर्डर सिचुएशंस को नॉर्मल करने पर बात की गई और ऑफिशियल्स को डी एस्केलेशन के लिए निर्देश दिए गए। और इस बातचीत को लेकर जो चीन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई और उस पर उन्होंने ये लिखा कि बॉर्डर इश्यूज पर बात करने के लिए भारत की तरफ से चीन को रिक्वेस्ट आई थी, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन के रिलेशंस को इम्प्रूव करने जैसी चीज़ों पर जोर दिया। और ये स्टेटमेंट थी चीन की तरफ से, यानी कि एक तरह से इस तरह की स्टेटमेंट जारी करके जो चीन है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर खेलना चाह रहा है, और वो कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा है कि बॉर्डर पर जो सिचुएशन बनी हुई है उस पर वो भारत के ऊपर हावी है, और इसलिए भारत उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमसे बात कर लो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन की इस क्लेम को भारत ने रिजेक्ट कर दिया, और जबकि कुछ रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया कि इस बायलैटरल मीटिंग के लिए चीन की तरफ से ही जो रिक्वेस्ट थी वो पेंडिंग थी, और दोनों देशों के लीडर्स ने ब्रिक्स समिट के लीडर लाउंज में इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करी थी। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस बायलैटरल मीटिंग हुई है, लेकिन चीन कह रहा है कि ये मीटिंग करने के लिए भारत ने रिक्वेस्ट किया था और भारत कह रहा है कि ये मीटिंग करने के लिए चीन ने रिक्वेस्ट किया था। हालांकि दोनों देशों के लीडर्स LAC के विवादों को सुलझाने के लिए सहमत जरूर हुए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पे बातचीत की शुरुआत हुई कहाँ से। और जबकि LAC को लेकर एक अपडेट ये भी है, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जो मेजर जनरल लेवल पर अभी तक की सबसे लंबी मिलिट्री टॉक्स कंडक्ट हुई थी तो वो पूरी हो चुकी है, और बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये भारत और चीन की अभी तक की सबसे लंबी मिलिट्री टॉक्स है, जो कि 6 दिनों तक चली है। हालांकि इन मीटिंग्स को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से जरूर बताया गया है कि जो पूरी बातचीत है ये बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में समाप्त हुई है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बातचीत शुरू की जा सकती है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने LCA तेजस मार्क 1 फाइटर्स के 100 और ऑर्डर्स प्लेस करने की योजना बनाई है, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये जो योजना है ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और 100 एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है, और इस परियोजना को बेहद ही जल्द क्लियरेंस मिलने की भी उम्मीद है। यानी कि इससे एक बात साफ होती है कि इंडियन एयरफोर्स भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और अब भारत की इंडस्ट्रीज की बारी अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कि वो समय पर इन प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर भी करे। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि तेजस मार्क 1 के जो 100 एडिशनल ऑर्डर्स होंगे तो इसमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा पहले वाले ऑर्डर्स के मुकाबले और ज़्यादा होगी। और जबकि न्यूज़ 9 के साथ खास बातचीत में HAL के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि वे अगले 18 महीनों के अंदर फाइटर जेट्स को बनाने वाली अपनी कैपेसिटी को 24 फाइटर्स पर ईयर तक बढ़ा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि 183 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के जो ऑर्डर्स हैं
तो वो अगले 8 वर्षों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 के कुछ अपडेट्स दिए गए हैं, जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया कि सभी प्लैंड रोवर मूवमेंट्स वेरीफाई हो चुकी हैं। जो प्रज्ञान रोवर है उसने चंद्रमा की सरफेस पर 8 मीटर्स तक ट्रैवल भी किया है और पेलोड सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मून के साउथ पोल पर इस सफल लैंडिंग के बाद अब पूरी दुनिया की नजर है प्रज्ञान रोवर पर। बाकी एक बड़ा अपडेट है रशिया से, जहां उनके प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में जान चली गई है और उस प्लेन में उनके साथ करीब 9 और लोग सवार थे। और ये तो आपको पता ही है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने अभी कुछ समय पहले क्या किया था, रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन नेहल गुरंग ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में पाकिस्तानी आर्मी की घुसपैठियों का मुकाबला करते हुए सिपाही गुरमेल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।